हेलो नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कभी ना कभी एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। दोस्तों, ऐसी ही सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है हमें। प्रश्न दिया हुआ है कि गोल्जी काय की खोज किसने की। तो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की। प्रश्न दूसरा है हमारा, गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? गोल्जी काय कहते हैं। गोल्जी काय को जो है वो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। प्रश्न चार हो जाएगा, गोल्जी काय का मुख्य कार्य है। तो ये है स्त्रवण। स्त्रवण जो है वो गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 5 हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है। तो ये गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 6 हो जाएगा हमारा, लाइसोसोम की खोज की। तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 7 नंबर, लाइसोसोम एक प्रकार का होता है। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। प्रश्न 8 हो जाएगा, लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है? बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 9 है हमारा, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो वो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रश्न 10 हो जाएगा हमारा, कोशिका का एटम बम कहलाता है। तो लाइसोसोम जो है वो कोशिका का एटम बम कहलाता है। अब दोस्तों, प्रश्नों को देखकर लग रहा होगा कि सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की। तो पैलेड ने जो है वो राइबोसोम की खोज की। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, राइबोसोम किस चीज के बने होते हैं। तो ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम जो है वो आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न हमारा, राइबोसोम का निर्माण होता है। तो केंद्रिका द्वारा जो है वो राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 14 नंबर, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक 70S राइबोसोम होते हैं और एक 80S राइबोसोम होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कि प्रश्न 15 में प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो वो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक में जो है वो 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम जो है वो यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं और 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रश्न 17 हो जाएगा हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 19 हो जाएगा, लवक पाया जाता है। लवक जो है वो पादप में पाया जाता है। लवक पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि लवक लवक तीन प्रकार के होते हैं। लवक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक आवर्णी लवक होते हैं जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एक वर्णी लवक होते हैं जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और एक हरित लवक होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णी लवक किन में पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में जो है वो अवर्णी लवक पाए जाते हैं। प्रश्न 22 है हमारा, फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो क्या करता है? तो क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरित लवक जो है वो फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। प्रश्न 23 हो जाएगा हमारा, पौधों के पत्तियों का हरा रंग होता है। तो ये किस कारण होता है? तो ये भी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर प्रश्न, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो ये कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग जो है वो पीला होता है। 25 नंबर प्रश्न है हमारे पास में, पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित धातु मुख्य धातु क्या होती है? सो मुख्य धातु जो है वो मैग्नीशियम होती है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है?
तो ये मैग्नीशियम धातु होती है। प्रश्न 26 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर क्या होता है, वो हरित लवक होता है। प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा हमारा, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है, लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। फिर प्रश्न 29 देखते हैं, सेब में लाल रंग का कारण क्या होता है, ये एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण सेब में लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 30 नंबर, मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है, ये कैप्सेथिन। कैप्सेथिन जो है वो मिर्च में लाल रंग का कारण होता है। प्रश्न 31 देखेंगे हम, गाजर में कौन सा वर्णक होता है, तो गाजर में जो है वो कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन वर्णक होता है। फिर प्रश्न 32 देखते हैं हम, हल्दी। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, तो जो जेंतोफिल, जेंतोफिल के कारण जो है हल्दी का रंग पीला होता है। प्रश्न 33 देखेंगे हम, पपीता में पीला रंग का कारण होता है, ये कैरिकोजेंथिन। कैरिकोजेंथिन के कारण जो है पपीते का रंग पीला होता है। फिर प्रश्न 35 है हमारा, केंद्रक की खोज की, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ठीक है। प्रश्न 36 है, कोशिका का दिमाग कहलाता है, तो केंद्रक जो है वो कोशिका का दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, कि केंद्रक का मुख्य कार्य होता है, तो क्या होता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो केंद्रक का मुख्य कार्य होता या मुख्य भाग होता है। केंद्रक का मुख्य भाग होता है, तो क्रोमेटिन जो है केंद्रक का मुख्य भाग होता है। फिर प्रश्न 39 देखते हैं हम, क्रोमेटिन बना होता है, तो क्रोमेटिन जो है वो प्रोटीन और हिस्टोन, हिस्टोन डीएनए का बना होता है। प्रोटीन हिस्टोन डीएनए का बना होता है। प्रश्न 40 हो जाएगा, रसधानी पाया जाता है, तो ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। रसधानी जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न 41 हो जाएगा, कारक काय या सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तो बोबेरी ने। बोबेरी ने जो है सेंट्रोसोम की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कारक काय पाया जाता है, तो ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कारक काय कहाँ पाया जाता है, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न 43 हो जाएगा, केंद्रिका विभाजन की क्रिया कहलाती है, तो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो केंद्रिका विभाजन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रश्न 44 है हमारा, समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। प्रश्न 45 हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये लैंगिक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक जनन कोशिका में होता है। प्रश्न 46 हो जाएगा हमारा, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की, तो ये वाल्टर फ्लेमिंग ने। वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की, फार्मर व मूरे ने। फार्मर व मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की। प्रकृतिवरण या प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये डार्विन ने जो है, डार्विन ने प्रकृतिवरण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, कि अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता या जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रश्न 50 हो जाएगा, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया, तो इनने किस पौधे पर अपने परीक्षण किए, तो वे मटर के पौधे का इन्होंने चुनाव किया। प्रश्न 51 है हमारा, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा है, तो ये किसने कहा है, तो डब्ल्यू बार्टसन ने। डब्ल्यू बार्टसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो ये भी डब्ल्यू वाटसन ने किया। प्रश्न 53 हो जाएगा हमारा, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो ये क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। प्रश्न 54 है, कि अनुवांशिकता की मूल इकाई होती है, तो अनुवांशिकता की मूल इकाई जो होती है वो जीन होती है। ठीक है। प्रश्न 55 हो जाएगा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो विल्हेल्म जोहनसन ने। विल्हेल्म जोहनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन कहाँ होते हैं, ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं जीन। ठीक है। प्रश्न 57 देखते हैं, एक जीन एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया,
तो किसने किया? तो बीडल एवं टेंडम टेंटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रश्न 58 है हमारा, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया। तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। प्रश्न 59 है, अनुवांशिकी गुणों का भाग होता है तो अनुवांशिकी गुणों का भाग होता है तो कौन होता है? तो ये गुणसूत्र जो है वो अनुवांशिकी गुणों का भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 60 है हमारा कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की। तो स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 61 नंबर, क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो बार्लियर ने जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। प्रश्न 62 हो जाएगा, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है? तो क्रोमोटिन नामक पदार्थ से जो है वो गुणसूत्रों का निर्माण होता है। प्रश्न 63 देखते हैं, मनुष्यों तथा जात जंतुओं में लिंग का निर्धारण होता है। तो ये गुणसूत्रों के द्वारा जो है वो लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। प्रश्न 64 देखते हैं हम, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टोटल जो है वो 46 होती है, जिनमें 23 जोड़े महिला एवं पुरुष में पाए जाते हैं। प्रश्न 65 हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो 23वां जोड़ा जो है वो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। प्रश्न 66 हो जाएगा, पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो एक्स वाई होता है। एक्स वाई 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है। और महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र कौन सा होता है? तो एक्स एक्स होता है। पुरुष में एक्स वाई होता है 23वां गुणसूत्र, और महिला में जो है वो एक्स एक्स होता है। प्रश्न 68 हो जाएगा हमारा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा जो है मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 69 नंबर का, न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। प्रश्न 70 हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न 71 है हमारा, दो न्यूक्लिक अम्ल हैं, एक आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। आरएनए और डीएनए जो है वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए का पूरा नाम होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो है डीएनए का पूरा नाम होता है। प्रश्न 64 हो जाएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। इस टाइप से जो होता है डीएनए का, ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। फिर प्रश्न 75 हो जाएगा, वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है सन 1962 में वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। फिर प्रश्न देखते हैं हम 76 नंबर कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। तो ये कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। प्रश्न 77 है, डीएनए होता है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रश्न 78 हो जाएगा, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रश्न पूर्ण हो चुके। 78 प्रश्न हमने आज की वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।